हेलो बच्चों, तो क्या हाल है सभी के। आई होप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, है ना। तो आज हमारा सुपर 30 सीरीज के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा चैप्टर है, यही हमारा टारगेट है आज का। और हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे आज की क्लास के अंदर, ठीक है। सुपर 30 सीरीज क्या है, इसके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन में बता ही रखा है आपको, जिसको नहीं पता वो देख सकते हैं वहां पर। और इस पूरी सीरीज की हमारी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके सारी चैप्टर्स को इजीली देख सकते हो, ठीक है। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं आज का एटॉमिक स्ट्रक्चर का। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू लोअर फर्स्ट, सबसे पहले लोअर वैल्यू बतानी है आपको, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है ऑफ ई बाय एम का, दैट इज चार्ज बाय मास का, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स। आपके पास ये 4 पार्टिकल्स गिवन है, इनका आपको ई बाय एम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है, ई बाय एम रेशियो, ठीक है। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपके क्या होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में जानना थोड़ा जरूरी है आपको, तो इनके बारे में थोड़ा देखो। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं मास की, ठीक है, मैं मास की बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन्स हो गया, न्यूट्रॉन्स हो गया, ठीक है। मैं मास निकालने की बात कर रहा हूं। सबसे पहले सपोज मैं मास निकालता हूं किलोग्राम्स में, किसमें निकाल रहा हूं मैं मास, किलोग्राम में। तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, 9.1 10 की पावर -31 इन केजी, किलोग्राम्स में। और प्रोटॉन का मास क्या होता है 1.67 10 की पावर -27 केजी। न्यूट्रॉन का मास भी सेम ही होता है 1.67 into 10 की पावर -27 केजी, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। इलेक्ट्रॉन का मास केजी के रिस्पेक्ट में 9.1 10 की पावर -31, प्रोटॉन का -27 1.67 10 की पावर -27, न्यूट्रॉन का भी सेम। अच्छा, अब एक चीज और मैं इस बार निकाल रहा हूँ जो मेरा ज्यादा काम का है रेशियोज वाले क्वेश्चन में, क्योंकि बार बार इनको तुम रेशियोज करोगे, देखो इतनी बड़े बड़े टर्म्स को जब तुम आगे सॉल्व करोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। तो हम एक हमारा एक सिंपल रास्ता क्या होता है, इसको इन सबको हम किसी एक फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म्स में हम निकालें। वो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, प्रोटॉन। तो हम क्या करते हैं, इन सबका मास निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन। आगे बात चल में, अभी मैं निकाल रहा हूँ किसके रिस्पेक्ट में, प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में। यहाँ मैंने मास निकाला था इन केजी में, यहाँ निकाल रहे हैं केजी में, यहाँ निकाल रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन। तो प्रोटॉन को सपोज देखो, ये पूरी टर्म है, इस पूरे को सपोज मैं मान लेता हूँ 1, इसका मास कितना होगा 1 यूनिट होगा, इस पूरे टर्म का मास 1 मान लिया। तो बताओ न्यूट्रॉन का क्या होगा, न्यूट्रॉन भी सेम ही चीज है, तो इस पूरे का भी क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो जब हम इसको इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं तो ये निकल के आता है 1/1837, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर प्रोटॉन का मास 1 है, प्रोटॉन का मास मतलब मास 1 नहीं है, मतलब इस पूरे टर्म्स को हमने 1 यूनिट माना है, तो ये भी सेम ही टर्म है, तो ये भी 1 हो जाएगा। और ये जब इसको सॉल्व करोगे इलेक्ट्रॉन को, इट विल कम्स आउट 1/1837 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन्स। क्लियर है, ओके। तो ये हमारी बात होगी मास की। नाउ हम बात करते हैं चार्ज की। तो चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन में, पता होगा आपको 1.6 10 की पावर -19 कूलम्स। पहले मैं निकाल रहा हूँ कूलम्स में चार्ज, तो -1.6 10 की पावर -19, ये क्या होगा +1.6 into 10 की पावर -19। और ये क्या होगा आपका न्यूट्रॉन में तो 0 चार्ज होता है, न्यूट्रॉन में चार्ज 0 होता है, ठीक है। फिर से अगर मैं निकालता हूँ सेकंड, ये हमने कूलम्स में निकाल लिया चार्ज को, अगर मैं निकालता हूँ विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में निकालूंगा, तो इस पूरे को क्या मान लेता हूँ मैं 1 मान लेता हूँ 1। तो देखो आगे क्या साइन है, प्लस का, इसको नहीं माना मैंने, इस पूरे को माना है 1, तो +1 हो गया। यहाँ तो कुछ भी नहीं होगा, 0 ही रहेगा। और ये क्या होगा, देखो इस वाले को तो 1 माना है, इस वाले को 1, पर आगे क्या है माइनस, तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट, ये चार्ज निकाल दिया मैंने, चार्ज पहले हमने लिखा विद रिस्पेक्ट कूलम्स के बेस में, कूलम्स में इतना इतना इतना, और विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन दिस, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। तो मैंने मास और चार्ज निकाल चुका हूँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स का, ठीक है। बेसिक चीज है, ये सबको पता रहनी चाहिए। अब करते हैं क्वेश्चन से अपना। तो क्वेश्चन करने के लिए क्या है, ये बेसिक चीज मैंने सिखा दी आपको, बेसिस का। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में आपको ई बाय एम का रेशियो बताना है, ठीक है, चार्ज बाय मास का रेशियो बताना है। तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए बताना है, प्रोटॉन्स के लिए बताना है, न्यूट्रॉन्स के लिए बताना है और अल्फा पार्टिकल्स के लिए बताना है। तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन कैलकुलेट कर लेते हैं, वरना तुम 1.67 वगैरह कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें काफी लंबा जाएगा। देखो जैसे सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर इलेक्ट्रॉन का कितना था 1.6 10 की पावर -19 डिवाइड बाय 9.1 into 10 की पावर -31, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज था, ये इलेक्ट्रॉन का मास था,
है ना। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो काफी लंबी वैल्यू आएगी, तुम्हें कंक्लूड करने में थोड़ा मुश्किल आएगी। तो मैं इजियर वे क्या करता हूँ, जो मैंने विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन निकाला था उसके टर्म्स में कैलकुलेट करता हूँ। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या आया था विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन, माइनस वन प्लस वन की वैसे जरूरत नहीं है, केवल 1 लिख देते हैं, ठीक है। और मास क्या आया था 1/1837, तो 1837 ऊपर जाएगा, कितना जाएगा 1837, ठीक है। प्रोटॉन्स के लिए क्या आएगा E/m, तो E क्या आया था याद करो, प्रोटॉन का 1 था, मतलब चार्ज 1 था, और मास कितना था, हमने सबको प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में ही बात करी थी तो 1 ही था, ठीक है। न्यूट्रॉन का क्या आया था, न्यूट्रॉन का चार्ज क्या था 0 था, मास क्या था 1 था, तो 0 हो जाएगा। अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, सबका E/m निकाल रहा हूं मैं, चार्ज बाय मास, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अल्फा पार्टिकल, अब सबसे पहला सवाल है कि सर अल्फा पार्टिकल होता क्या है, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल आप लोगों ने सुना भी होगा, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट होता है अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जिसको हम बोलते हैं। तो उसमें अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम 2+, हीलियम, देखो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 2 होता है, मास नंबर क्या होता है 4 होता है, पता है सभी को, ठीक है। फिलहाल हमें एटॉमिक नंबर की जरूरत है, तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 प्रोटॉन्स हैं। एटॉमिक नंबर है तो मतलब न्यूट्रल है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है 2 प्रोटॉन्स है। तो कुछ ऐसा करो कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो क्या बन जाएगा He2+ बन जाएगा। 2+ का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब इसके पास क्या है बताओ जरा, इसके पास आपके पास केवल 2 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 0 इलेक्ट्रॉन है, ये तो है। 2 प्रोटॉन तो बचे रहे, क्योंकि प्रोटॉन तो नहीं निकालते, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 0। और इसी टाइप की स्पीशीज को हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। दिस इज योर अल्फा पार्टिकल, मतलब हीलियम 2+ को ही हम क्या बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। एक ऐसा जिसके पास 2 प्रोटॉन हो और 0 इलेक्ट्रॉन हो, उसी स्पीशीज है, उसी पार्टिकल को हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। आई बात समझ में, ये मत बोलना कि कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन, किसी भी पॉजिटिव स्पीशीज को, ये भी मैंने सुना है बच्चों से बोलते हुए, किसी भी पॉजिटिव स्पीशीज को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, किसी भी पॉजिटिव को नहीं बोलते, केवल हीलियम 2+ को बोलते हैं। मतलब जिसके पास 0 इलेक्ट्रॉन हो, साथ ही साथ 2 प्रोटॉन हो। जैसे लिथियम निकालोगे आप, लिथियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 3 होता है। तो अगर लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन है, ठीक है, तुमने क्या कहा यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 3 इलेक्ट्रॉन निकालो, क्या बनेगा 3+ बनेगा, समझ लो। तो इसके पास कितना हो गया 0 इलेक्ट्रॉन आ गए और कितने प्रोटॉन आ गए 3 प्रोटॉन आ गए। तो बोलोगे सर ये भी तो इसी पैटर्न का, इसी टाइप का दिख रहा है, पर नहीं, इसमें देखो कितने प्रोटॉन है 3 प्रोटॉन है। हमारी कहानी क्या है, अल्फा पार्टिकल वही होता है जिसमें 2 ही प्रोटॉन होते हैं और 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो यही होता है। क्लियर है। तो लिथियम 3+ भी अल्फा पार्टिकल नहीं होगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई सबको कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है। तो अल्फा पार्टिकल्स के लिए निकालना है आपको क्या E/m, तो कितना चार्ज है देख लो, 2 का चार्ज है, और मास कितना है, मास बता ही रखा था 4, तो कितना होता है, मास नंबर 1 होता है हीलियम का 4, तो 1/2 दैट इज 0.5। तो अरेंज कर दो, सबसे कम क्या आएगा, सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे पहले आएगा आपका 0 दैट इज न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के बाद आएगा आपका अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल के बाद आएगा प्रोटॉन, प्रोटॉन के बाद आएगा इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। यस, सो डी विल बी योर ऑप्शन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एलिमेंट। आपको एलिमेंट दे रखा है 231/89, ठीक है। ये आपके पास एक एलिमेंट है, आपको बताना है कितना प्रोटॉन्स, कितना न्यूट्रॉन्स एंड कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप के रहते हैं, डाउट भी रहता है, काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि भाई कैसे निकालते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन या क्या होता है, ठीक है। पहले समझो ध्यान से। सबसे पहले इसमें 2 टाइप की चीजें हैं, दूसरे मार्कर से लिखता हूं मैं। 2 टाइप का है, एक देखो नीचे है, इसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है। और ये जो ऊपर लिखा हुआ है एलिमेंट के ऊपर, इसको हम बोलते हैं मास नंबर, ठीक है। 2 टाइप की चीजें गिवन होती है इसके अंदर एलिमेंट के रिप्रेजेंटेशन के टाइम, एक होता है एटॉमिक नंबर गिवन और एक होता है मास नंबर गिवन, ठीक है। अब दूसरी चीज, एक फॉर्मूला बता रहा हूं, ध्यान रखना, जो एटॉमिक नंबर होता है इट इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, प्रोटॉन्स के बराबर होता है। ये तो सबसे पहली चीज ध्यान रखोगे। आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या बताने थे, इस क्वेश्चन के अंदर प्रोटॉन बताने हैं, न्यूट्रॉन बताने हैं और इलेक्ट्रॉन बताने हैं, ठीक है। ये 3 चीज बतानी है। चलो, तो सबसे पहले मैंने बताया कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो प्रोटॉन्स के बराबर होता है।
फिर जैसे इसका एटॉमिक नंबर कितना है 89, तो इसके प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, डेफिनेटली 89 ही होंगे। ठीक है, तो पहली चीज तो पता चल गई, प्रोटॉन क्या हो गया हमारे 89 हो गए। ठीक है, पहली चीज क्लियर। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, प्रोटॉन्स के बराबर होता है। और जो मास नंबर होता है, मास नंबर ये किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, या फिर डायरेक्टली प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो मास नंबर किसके बराबर है आपका, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहां से तुम एटॉमिक नंबर भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं इसको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोले प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स भी बोल सकता हूँ, किसी किसी बुक्स में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स देखने को मिलेगा, तो वो भी ठीक है, कोई उससे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। इतनी बात समझ आ गई। तो देखो, तो यहां से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का जब तुम ऐड करोगे तो वही किसके इक्वल आता है, हमारा मास नंबर के इक्वल आता है। और एक और चीज, मास नंबर हमेशा किस में डिपेंड करता है, ये ध्यान रखना, जो प्रोटॉन होगा ये तो फिक्स्ड होगा, और जो मास नंबर सॉरी जो न्यूट्रॉन होता है वो हमेशा डिपेंड करता है मास नंबर पे। ठीक है, ध्यान से सुनो, न्यूट्रॉन डिपेंड्स ऑन मास नंबर, किस में डिपेंड करता है, आपका मास नंबर में डिपेंड करता है। इस चीज को ध्यान से समझो, क्योंकि हर एक एलिमेंट्स के अंदर प्रोटॉन तो फिक्स होता है, पर न्यूट्रॉन चेंज करता है, न्यूट्रॉन चेंज करता है। कैसे, तो आइसोटोप्स के अंदर, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं दे रहा हूं आपको 1h1 1h2 एंड 1h3 हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हो गए। तो देखो प्रोटॉन कितना है इसमें, प्रोटॉन्स कितना है इसमें, इसमें भी 1 है, ये तो होता है प्रोटॉन, दैट इज एटॉमिक नंबर। ये तो बोला प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ये है, ये तो तीनों के अंदर प्रोटॉन कितना है, 1 ही है। पर तीनों के अंदर न्यूट्रॉन देखो, न्यूट्रॉन कैसे निकलेंगे, न्यूट्रॉन कैसे निकलेंगे, मास नंबर माइनस प्रोटॉन या फिर मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर है, एटॉमिक नंबर के बराबर है ना, तो तुम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को क्या बोल सकते हो, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो इसका मास नंबर 1 एटॉमिक नंबर 1, इसकी न्यूट्रॉन 0, मास नंबर 2 एटॉमिक नंबर 1 1 3 - 1 2। तो देखो प्रोटॉन सबके लिए सेम है, पर न्यूट्रॉन सबके लिए अलग हो गया, मतलब आइसोटोप्स के लिए। तो आइसोटोप्स अगर होता है हाइड्रोजन के भी, तो एक में न्यूट्रॉन 0, एक में 1, एक में 2। तो यही कहना है कि जो न्यूट्रॉन्स होता है वो किस में डिपेंड करता है, मास नंबर पे। तो अगर आपको मास नंबर गिवन होगा तभी तुम न्यूट्रॉन्स बता सकते हो, वरना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा न्यूट्रॉन्स बताना। इतनी बात समझ आ गई सबको, ओके। तो ये आई होप क्लियर हो गया हो, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब निकालो सेकंड, क्या निकालना है हमने, न्यूट्रॉन्स निकालते हैं। तो न्यूट्रॉन्स क्या होगा, न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला तैयार है हमारे पास, क्या, मास नंबर माइनस ये यहां जाएगा प्रोटॉन्स, या फिर इसको तुम बोल सकते हो मास नंबर, इसको न्यूट्रॉन्स बोल दे रहा हूं चलो, ताकि थोड़े टाइम के लिए क्लियर दिखे तुम्हें। मास नंबर माइनस प्रोटॉन को मैंने बताया क्या बोल सकता हूं मैं, एटॉमिक नंबर बोल सकता हूं, एटॉमिक नंबर। मास नंबर कितना है क्वेश्चन के अंदर, 231, और एटॉमिक नंबर कितना गिवन है, 89। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, आई बात हमने डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट 21 माइनस 89, इसको आप सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर कितना जाएगा, आपको सॉल्व करो, 11 9 जाएगा, कितना जाएगा 2, और कितना जाएगा 142। इसको सॉल्व करोगे न्यूट्रॉन्स कितना जाएंगे आपके 142, न्यूट्रॉन्स आ गए आपके 142। ठीक है, नाउ एक पार्ट और निकालना है इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको भी मिटा देते हैं। अब हमारा टारगेट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन जो होता है, बहुत ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन जो होता है किसके बराबर होता है आपका, प्रोटॉन के बराबर होता है। किस केस में, न्यूट्रल अगर एटम होगा तब। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल्स टू प्रोटॉन व्हेन आयन होगा। ठीक है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखो, अभी आगे एक्सप्लेन भी करेंगे, यहां भी कर रहा हूं। न्यूट्रल केस में, न्यूट्रल अगर एटम होगा तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा सेम होता है, और अगर आयन होगा, आयन का मतलब क्या होता है, आयन कब बनता है, केमिकल बॉन्डिंग में बता चुके हैं आयन कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन आता है या इलेक्ट्रॉन जाता है। तो अगर भाई इलेक्ट्रॉन आएगा और जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को चेंज करेगा ना, तो प्रोटॉन के बराबर नहीं होगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो न्यूट्रल केस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल, और आयन के केस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल नहीं होते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये न्यूट्रल है, कोई भी इसके ऊपर चार्ज, आयन का मतलब क्या होता है, चार्ज या तो प्लस में चार्ज या तो माइनस चार्ज, कैटायन या एनायन। यहाँ पर देखो ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज है ना तो कोई नेगेटिव चार्ज है। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स क्या होंगे, सेम होंगे। ये वाला केस बनेगा इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन्स तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो कितने, 89। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 89। तो इसके लिए आंसर हो गया मेरा 89। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, 89 142 89, ये सी। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे बात समझ में, न्यूट्रल केस के लिए इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रल केस के लिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं, पर जब भी आयंस होगा तब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन आता है जाता है। आगे आई थिंक क्वेश्चन आ ही रहा है तो समझ आ जाएगा। ओके, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं द चार्ज ऑन एन एटम कंटेनिंग, क्वेश्चन नंबर 3, द चार्ज ऑन एन एटम कंटेनिंग 17 प्रोटॉन 18 न्यूट्रॉन, 17 प्रोटॉन है 18 न्यूट्रॉन है एंड 18 इलेक्ट्रॉन है। तो बताओ इसमें चार्ज क्या होगा? तो देखो कोई सा भी एलिमेंट होता है, कोई सा भी एलिमेंट है वो किससे पता चलता है? हम उसके प्रोटॉन से सबसे इजीली बता सकते हैं। तो बताओ इसमें प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन हमेशा फिक्स ही रहते हैं, तो इसका प्रोटॉन कितना होगा? प्रोटॉन है 17। तो अगर बताओ प्रोटॉन 17 है, तो अगर तुम्हें बेसिक याद है, मैंने बोल भी रखा है तुम्हें 1 से 20 तक के सबको पता रहने चाहिए एलिमेंट्स। तो अगर 17 है तो डेफिनेटली क्या रहा होगा? क्लोरीन रहा होगा। क्लोरीन का तो एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं? 17 होते हैं। तो अगर ये 17 है, ध्यान से देखो, अगर ये 17 है तो जरा मुझे बताओ मास नंबर कितना होगा? तो तुम मास नंबर निकाल सकते हो। मास नंबर क्या होता है आपका? एटॉमिक नंबर, या फिर समझ लो ना, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, या फिर इसी को हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो प्रोटॉन कितना आपके पास? 17, और न्यूट्रॉन्स कितने बोले आपको क्वेश्चन के अंदर? 18 बोले हैं। तो मास नंबर कितना होगा जरा बताओ, एक्स मान के निकाल सकते हो, कितना आएगा? 35 आएगा। आएगा सर, मैं तो इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आएगा? 35 आएगा। तो डेफिनेटली ये आपका पता चल गया, ये आपका होगा क्लोरीन। इतनी बात समझ आ गई, क्योंकि आपको 18 न्यूट्रॉन्स गिवन है और 17 प्रोटॉन्स गिवन है। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था अगर न्यूट्रल होता तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते। तो मतलब अगर न्यूट्रल होता तो कितने होने चाहिए थे हमारे पास? प्रोटॉन थे 17, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होने चाहिए थे? 17 होने चाहिए थे। ठीक है, पर क्वेश्चन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स गिवन है? 18। तो डेफिनेटली दिस इज नॉट ए न्यूट्रल केस, तो वे कोई ना कोई आयन होगा। अब देखो 17 तो इसके अंदर प्रोटॉन है, तो 17 प्रोटॉन के कारण 17 इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही होंगे भाई, उतने तो इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखो एक्स्ट्रा क्या है? एक एक्स्ट्रा है तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, तभी तो जाके 18 इलेक्ट्रॉन बनेगा जो क्वेश्चन में गिवन है। तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब ऐड होता है तो चार्ज क्या होता है? माइनस चार्ज ऐड होता है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या चार्ज होगा? माइनस होगा। ठीक है, तभी तो भाई एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ 17, तो इस प्रोटॉन के कारण भी 17 प्रोटॉन है, इसके कारण 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक ऐड हुआ तब जाके 18 इलेक्ट्रॉन हुए। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो चार्ज क्या होगा? माइनस चार्ज होगा। दैट्स व्हाई इट कैरीज -1 चार्ज, इट कंटेन -1 चार्ज। आई बात समझ में कि कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? ओके, बस आपको चेक करना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो इजीली चेक हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन चेक करना है वेदर सेम है कि डिफरेंट। अगर सेम होता तो न्यूट्रल केस होता, अगर डिफरेंट है तो आयनिक केस होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, CO इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक बिट। ओके, तो इस क्वेश्चन को बताने से पहले, 4th और 5th क्वेश्चन को बताने से पहले मैं थोड़ी एटॉमिक स्पीसीज डिस्कस कर लेता हूँ। टाइप्स ऑफ एटॉमिक स्पीसीज। ठीक है, कौन कौन से एटॉमिक स्पीसीज हमारे पास होती हैं? क्योंकि हो सकता है अभी आपको इस क्वेश्चन में आइसोइलेक्ट्रॉनिक गिवन है, इसमें आइसोस्टर्स गिवन है, कोई नया क्वेश्चन है उसमें आइसोटोन्स पूछने को, आइसोटोन्स निकालने को आ जाए, किसी में आइसोडाइफर्स निकालने को आ जाए। ठीक है, तो इसीलिए पहले समझो। तो सबसे पहली स्पीसीज है हमारी आइसोटोप्स, सबसे बेसिक। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। स्पीसीज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, इसी को हम आइसोटोप्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल अभी मैंने दिए था 1s1 1s2, ठीक है, 1s3, ये आपकी क्या आइसोटोप्स? देखो एटॉमिक नंबर, सॉरी उल्टा लिख दिया। देखो क्या है, एटॉमिक नंबर सेम है तीनों का, 1 है, एटॉमिक नंबर तीनों का 1 है, पर मास नंबर क्या है तीनों का?
एक का 1 है, एक का 2 है, एक का 3 है, तो इस टाइप की स्पीसीज को बोलते हैं हम आइसोटोप्स। ठीक है। सेकंड आइसोबार्स। आइसोबार्स इसका उल्टा होता है, स्पीसीज हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। इसका जस्ट उल्टा, हैविंग सेम, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जिनका मास नंबर तो क्या हो, सेम हो, पर एटॉमिक नंबर क्या हो, डिफरेंट हो। एग्जांपल, मास नंबर सेम हो, सपोज एग्जांपल लेता हूं मैं, 19 पोटेशियम 40 एंड कैल्शियम 20 एंड 40। ठीक है, तो ये हमारे एग्जांपल है। तो देखो एटॉमिक नंबर तो एक का 19 एक का 20, पर मास नंबर दोनों का क्या है, 40 है। तो इस टाइप की स्पीसीज को बोलते हैं आइसोबार्स, जिनका मास नंबर सेम हो, हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होती है, जिनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, विच हैज स्पीसीज, ये अपने आप लिखना है, विच हैज सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिनके पास न्यूट्रॉन्स क्या हो, सेम हो, विच हैज सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे पोटेशियम ले लेता हूं मैं, सपोज 19 और ये ले लिया मैंने 39 और ये ले लिया, चलो इसको कैल्शियम लेते हैं 20 और ये हो गया 40। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया आपका आइसोटोन्स का। देखो 39 में से 20 न्यूट्रॉन कैसे निकलता है, याद है आपको, पीछे मैंने सिखाया था, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। 39 माइनस 19 करोगे कितना आएगा, 20 आएगा। इसके न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे, इसके भी 20 आएंगे, और 40 माइनस 20 करोगे इसके भी आएंगे 20। तो ये दोनों जिसका न्यूट्रॉन सेम होता है उन स्पीसीज को बोलते हैं आइसोटोन्स। ठीक है, तो 19 के 39, 20, CN 40 आर द आइसोटोन्स ऑफ ईच अदर। ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक चीज और देखो, ये और ये 19 के 39 और 19 के 40, ये और ये आपस में क्या होंगे, तो देखो एटॉमिक नंबर सेम है पर मास नंबर डिफरेंट है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपस में क्या होंगे, आइसोटोप्स होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, विच हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिनके पास क्या होता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे N2 हो गया, या फिर चलो एक चीज एग्जांपल देता हूँ सिंपल, और Na+ हो गया और Mg2+ हो गया। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, प्लस का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10। सिमिलरली मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 12, +2 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो कितने बच गया इसके पास भी 10। तो ये इसलिए आपस में दोनों क्या होंगे, हमारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे। समझ लो ना, सोडियम का एटॉमिक नंबर 10 और ऊपर प्लस लिखा है, प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन गया तो सॉरी सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, ऊपर प्लस लिखा है तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन गया तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। मैग्नीशियम का 12 होता है, ऊपर कितना लिखा है, 2+ मतलब 2 चले गए तो कितने बचे, 12 में से 2 गए तो बचे 10। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास भी 10, इसके पास भी 10, तो इस टाइप की स्पीसीज को बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, तो नोट कर लेना इसको। 2 टाइप की और स्पीसीज है, वही बता देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज 5th आइसोस्टर्स। नेक्स्ट इज आइसोस्टर्स। क्या होता है आइसोस्टर्स, स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऐसी स्पीसीज जिनका एटम्स भी सेम हो, मतलब सेम नंबर ऑफ एटम्स हो, सेम एटम हो ये नहीं है, नंबर ऑफ एटम सेम होने चाहिए, नंबर सेम होना चाहिए। ठीक है, एटम सेम हो ये जरूरी नहीं है, नंबर सेम होना चाहिए एटम्स का, एंड सेम इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे N2 और CO। ठीक है, देखो N2 में कितने एटम्स हैं, एक N और एक N, 2 एटम, 2 नाइट्रोजन के एटम होंगे तभी तो N2 बना हुआ मॉलिक्यूल, तो कितने एटम होंगे टोटल, 2 एटम है। इसके अंदर भी कितने एटम है, एक कार्बन का एटम, एक ऑक्सीजन का एटम, तो कितने एटम हो गए, 2। ठीक है, ये चेक कर रहे हैं, एटम सेम नहीं होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम सेम होने चाहिए, नंबर सेम होना चाहिए। यहाँ पर भी 2 एटम, यहाँ पर भी 2 एटम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन चेक करो, तो नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, 7, एटॉमिक नंबर 7, और न्यूट्रल केस तो 7 + 7 कितना होता है, 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ देखो कार्बन के पास कितने होते हैं,
कार्बन के पास होते हैं 6 और ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं 8, तो 6 + 8 करोगे फिर से यहाँ क्या आएगा आपका 14 आएगा। आई बात समझ में? तो देखो दोनों के पास, दोनों स्पीशीज ऐसी हैं जिनके पास सेम नंबर ऑफ एटम्स, इसके पास भी 2 एटम है और इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 14 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 14 इलेक्ट्रॉन है। तो इस टाइप की स्पीशीज को हम बोलते हैं आइसोस्टर्स विच हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और लास्ट है आपकी इस कैटेगरी के अंदर आइसोडायफर्स। ठीक है, आइसोडायफर्स स्पीशीज क्या होती है विच हैविंग सेम स्पीशीज हैविंग सेम आइसोटोपिक नंबर, जिनका आइसोटोपिक नंबर सेम होता है। ठीक है, अब सवाल है सर आइसोटोपिक नंबर कैसे निकलते हैं? तो आइसोटोपिक नंबर ऐसे निकलते हैं, आइसोटोपिक नंबर इज इक्वल टू, यहां से लिख देता हूं, आइसोटोपिक नंबर कैसे निकलेगा? आइसोटोपिक नंबर इज इक्वल टू मास नंबर -2 इंटू एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला आइसोटोपिक नंबर निकालने का, मास नंबर -2 इंटू एटॉमिक नंबर। ठीक है, मास नंबर -2 इंटू एटॉमिक नंबर। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए पोटेशियम ले लेता हूं मैं 19K39 ये वाला, और चलो फ्लोरीन ले लेते हैं। कितना हो जाएगा? फ्लोरीन का जानते हो तुम 9 होता है और 19। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल ले लिया। तो चलो आइसोटोपिक नंबर निकालते हैं, पहले इसका निकालो, आइसोटोपिक नंबर निकाल रहा हूं मैं, इसके लिए निकालो। तो इसका कितना है, कैसे निकालते हैं? मास नंबर, तो मास नंबर इज 39 -2 इंटू एटॉमिक नंबर, तो 19 है, 19 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा? 38 आ जाएगा, तो कितना आएगा? 1 आ गया। सिमिलरली इसका निकालो, मास नंबर कितना है इसका? 19 -2 इंटू एटॉमिक नंबर कितना है? 9 है, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 9 2 18, तो सॉल्व करा कितना आया? 1 आया। तो देखो दोनों का आइसोटोपिक नंबर कितना आ गया? 1 आ गया। तो दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज आइसोडायफर्स। ऐसी स्पीशीज जिनका आइसोटोपिक नंबर क्या होता है? सेम होता है, विच हैविंग सेम आइसोटोपिक नंबर्स आर नोन एज आइसोडायफर्स। क्लियर है? तो इस टाइप से हमारी 6 स्पीशीज है। तो चेंज करती रहती है, कभी किसी क्वेश्चन में आइसोइलेक्ट्रॉनिक पूछा जाता है, किसी एग्जाम्स में आइसोस्टर्स पूछा जाएगा, कहीं ये पूछा जाएगा, कहीं आइसोटोन्स पूछा जाएगा, तो आपको सब पता होना चाहिए। क्लियर है? ओके, नाउ अब आते हैं अपने क्वेश्चंस के अंदर। हमने स्पीशीज सीख ली है कौन सी क्या होती है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4 कहता है CO इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक फिट। तो इस बार आइसोइलेक्ट्रॉनिक बताना है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले CO के इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो। तो कार्बन में कितने हैं? 6, ऑक्सीजन में कितना है? 8, तो 6 + 8 करोगे कितना आएगा? 14। मतलब हमें चेक करना है किसके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो चेक करो, तो N2 का चेक करते हो, ये आपके पास N2+। नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं? 7, दूसरे नाइट्रोजन के पास भी 7। प्लस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन चला गया, माइनस करना पड़ेगा, समझ लो। +1 मतलब इलेक्ट्रॉन गया। 14 कितने बचे? 13, नहीं हो सकता, आइसोइलेक्ट्रॉनिक। बी है आपके पास क्या? Cn-, तो कार्बन का कितना है? 6, नाइट्रोजन का कितना है? 7, माइनस का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन आया है, तो ऐड करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन। तो कितना आ गया? 6, 7, 13 हो गया, 13 + 1 14 हो गया। तो देखो यही तो है 14, और इसके पास भी 14 हो गया। तो हमारा आइसोइलेक्ट्रॉनिक क्या होगा? Cn- ही होगा। आई बात समझ? ओके, नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, सॉरी लास्ट नहीं, 5th क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन और करने हमने, मतलब अभी जो दिख रहा है उसमें लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आइसोस्टर्स एंड आइसोस्टर्स। तो आइसोस्टर्स बताने इस केस में आपको, आइसोस्टर्स क्या होते हैं? जिनका पीछे बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, जिनका नंबर ऑफ एटम्स भी सेम हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम हो। ठीक है, तो देखो पहला चेक कर लेते हैं, चलो NO2- एंड O3। तो पहले एटम्स चेक करो, कितने एटम्स है? 2 ऑक्सीजन के, 1 नाइट्रोजन के, टोटल 3 एटम्स आ गए। यहाँ तो दिख ही रहे 3, ओजोन है, 3 एटम्स। ओके, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो सेकंड चेक करो। जिस पहले हमेशा एटम्स वाली चेक करना, जिसमें एटम्स की सेटिस्फाई होगी फिर आप सेकंड की तरफ जाना। ठीक है, जिसमें पहली ही नहीं होगी तो फिर इलेक्ट्रॉन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो फिलहाल इसमें एटम्स वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, सेम नंबर ऑफ एटम्स है। इलेक्ट्रॉन्स देखो, तो नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं? 7, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 8, दूसरे ऑक्सीजन के पास भी 8, इतने तो होता है। माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, तो ऐड करना पड़ेगा। हाई बार में तो कितना हो गया? 8, 16 और 24 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। और यहाँ पर तो आपको पता ही है ऑक्सीजन के पास 8, 3 ऑक्सीजन है, तो कितना आ गया? 24 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो यही होगा आंसर।
क्योंकि इसमें एटम्स भी सेम है, 3 एटम्स है दोनों में, और दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन है, 24 इलेक्ट्रॉन है। तो हमारा ए ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकियों का अपने आप चेक करके देखना, आपको पता चल जाएगा कि बाकी में कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा, या तो एटम्स डिफरेंट होंगे या तो इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट होंगे, या हो सकता है दोनों ही डिफरेंट हो। ठीक है, ये अपने आप लोग को अपने आप चेक करना है। क्लियर है? ओके, तो ये बात हो गई हमारे फर्स्ट 5 क्वेश्चन की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चन। तो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आ गए आपके बोर्ड में। 5 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 5th ऑर्बिट इज, जो 5th ऑर्बिट में होगा आपको उसका एंगुलर मोमेंटम बताना है। तो बोर्स थ्योरी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं, बोर्स थ्योरी काफी एक रिवोल्यूशनरी थ्योरी थी एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। इन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से किसी पोजीशन में घूमता है, किसी डिस्टेंस में घूमता है, और एक अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता है। ये बताया था किसने? बोर्स ने, कि कोई ना कोई डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस से जहां इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, और इसी सर्कुलर पाथ को हमने बोर्स ने कहा था कि इन सर्कुलर पाथ को क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। तो पहला ऑर्बिट होगा, दूसरा ऑर्बिट होगा, तीसरा ऑर्बिट होगा। तो ये सारे ऑर्बिट्स होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन घूमता है अकॉर्डिंग टू बोर। ठीक है, तो अब बोला जा रहा है, और इन्होंने कहा था कोई भी इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूमता है जहां एंगुलर मोमेंटम जो होता है इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, क्या होना चाहिए? इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल, दैट इज मल्टीपल ऑफ h/2π। तो उसी ऑर्बिट में घूमेगा इलेक्ट्रॉन जो इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2π का। ये भी एक बोर का पोस्टुलेट था। ठीक है, मतलब अगर आपको निकालनी है एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू अकॉर्डिंग टू बोर, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ nth ऑर्बिट का, ठीक है, nth ऑर्बिट का, n ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम कितना निकलेगा? तो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मतलब n, और इंटीग्रल मतलब क्या होती है? n की वैल्यू होती है 1 2 3 कोई सी भी हो सकती है। तो दिस विल बी योर फॉर्मूला। तो ये कहा था बोर ने कि एंगुलर मोमेंटम होता है, अगर आपको nth ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो वैल्यू क्या होती है? nh/2π होती है, या फिर इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में घूमता है जो कि इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2π का। दिस इज द पोस्टुलेट ऑफ बोर थ्योरी। ठीक है, तो बस अब आपको कौन सा ऑर्बिट का निकालना है? फिलहाल 5th ऑर्बिट का निकालना है एंगुलर मोमेंटम। तो n की वैल्यू क्या रखेंगे? 5th रखेंगे। n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट, कौन सा ऑर्बिट की हम बात कर रहे हैं? जो ये n है, n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट, किस ऑर्बिट की आप बात कर रहे हो? तो फिलहाल क्वेश्चन में 5th की बात करिए, तो 5th का क्या होगा? 5, n की वैल्यू 5 हो जाएगी, h/2π। h की वैल्यू आप समझते हो, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 10⁻34 जूल सेकंड। पर ऑप्शंस पाई और h की फॉर्म में तो हमें भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इससे काट दो, कितना हो जाएगा? 2.5। तो आंसर कितना हो जाएगा? 2.5 h/π। तो ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, यस, डी। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? इज इक्वल टू nh/2π, किसी भी nth ऑर्बिट का। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रेडियस ऑफ, क्वेश्चन नंबर 7, द रेडियस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिट इज सेम एज दैट ऑफ द फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब 4 ऑप्शन दे रखा है, आपसे बोला है जो रेडियस होगी किसकी सेम होगी, किसकी तरह? हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की जो रेडियस होती है उसकी तरह इन 4 में से किसकी होगी रेडियस। ठीक है, तो इसके लिए फिर से कॉन्सेप्ट आपका बोर का ही कॉन्सेप्ट है, तो बोर्स रेडियस। तो क्वेश्चन करने से पहले आपको बोर्स रेडियस में समझाता हूँ। बोर्स रेडियस क्या होती है? जैसा भी मैंने बताया, बोर्स ने कहा था कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से एक फिक्स डिस्टेंस पे घूमता है, तो भाई ये घूमता है फिक्स डिस्टेंस पे, एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, और अगर सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, सर्कुलर पाथ होता है एकदम, सर्कुलर पाथ होगा तो डेफिनेटली इसकी क्या होगी? कुछ ना कुछ रेडियस होगी। तो यही रेडियस को बोलते हैं बोर्स रेडियस। बात समझ आ गई? अब वो कितनी होगी, तो उसके लिए इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, उसके लिए इन्होंने सॉल्व करा। पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, जो मेन चीज है वो लिख रहा हूं। तो रेडियस जो निकल गई वो आती है 53 n² z पिकोमीटर्स। ये आती है बोर्स की रेडियस, यूनिट है हमारी पिकोमीटर। 53 n², n आप समझते हो, n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट, कौन सा ऑर्बिट की बात कर रहे हो, एंड z इज द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। ठीक है, पिकोमीटर यूनिट है हमारी, जैसे सेंटीमीटर मिलीमीटर वैसे यूनिट होती है, वैसे पिकोमीटर भी यूनिट होती है। किसी किसी बुक्स में ये आर्मस्ट्रॉन्ग में गिवन होता है, तो आर्मस्ट्रॉन्ग में क्या होता है, और आगे आ जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा आर्मस्ट्रॉन्ग में? 0.53 n² z आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो किसी भी यूनिट में आप लिख सकते हो। फिलहाल
मैंने स्टैंडर्ड पिकोमीटर में लिया है। तो क्या होता है बोर्स का रेडियस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आप लोग नोट कर सकते हैं, आर इज 53 n स्क्वायर बाय z पिकोमीटर। ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन भी बन जाते हैं कभी कभार, ये भी एक फॉर्मुला बेस्ड ही क्वेश्चन है, आपको चेक करने से एक क्वेश्चन और भी बन सकता है। चलो क्वेश्चन क्या बनेगा बाद में, पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। बोला है कि द रेडियस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिट इज सेम एज दैट द फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट की निकाल लेता हूँ, हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट ऑर्बिट की निकालता हूँ, क्या होगी देखो, तो फॉर्मूला रहेगा 53 r इज टू 53 n स्क्वायर बाय z, 53 n की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट ऑर्बिट है तो 1, नंबर ऑफ ऑर्बिट कौन सा है, फर्स्ट और z, हाइड्रोजन के लिए z क्या होता है 1 ही होता है तो 1, तो कितना जाएगा 53, 1 1 है तो दैट इज 53 पिकोमीटर। मतलब हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस होती है कि 53 पिकोमीटर। अब आपको चेक करना है कि इन चारों में किसकी 53 पिकोमीटर होगी। ठीक है, तो चेक करते हैं, सपोज फर्स्ट वाला चेक करते हैं, फर्स्ट वाला क्या है हीलियम पॉजिटिव, तो इसके लिए निकालोगे तो रेडियस का फॉर्मूला आप जानते हो 53 n स्क्वायर बाय z होता है, इसको सॉल्व करेंगे तो 53 n कौन सा ऑर्बिट बोला है हीलियम के लिए, देखो ब्रैकेट में दे रखा है 2, मतलब सेकंड 2 का स्क्वायर, और हीलियम का एटॉमिक नंबर z जानते ही आप लोग कितना होता है 2 होता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 53 इंटू 2 कितना हो गया 106 पिकोमीटर। देखो इसके लिए 106 पिकोमीटर आ गई, पर चाहिए क्या थी हमें सेम एज दिस, मतलब 53 आनी चाहिए, पर कितनी है 106, तो ये नहीं हो सकता। ऐसे ही आप इसके लिए चेक करोगे, इसके लिए चेक करोगे तो नहीं आएगा इन दोनों के लिए। मैं लास्ट वाले के लिए चेक कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जितना आपको प्रैक्टिस करोगे तो आपको देखते साथ ही पता चल जाएगा कि क्या आंसर होगा। ठीक है, तो मुझे देखते साथ पता चल जाएगा इसका आंसर डी होने वाला है, तो मैं डायरेक्टली डी के लिए चेक करता हूँ। आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग बी और सी की चेक करो, तो डेफिनेटली इट विल नॉट कम्स आउट 53। ठीक है, अपने आप चेक करना। फिलहाल हम डी का चेक करते हैं, डी का क्या है BE3+ चेक करना आ गया, सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो चलो नहीं आया तो एक बार फिर से सीख लो इसके रिस्पेक्ट में। फॉर्मूला में बस 53 n स्क्वायर बाय z, 53 n की वैल्यू दे रखी, देखो बेरिलियम के लिए क्वेश्चन के अंदर गिवन है, n की वैल्यू क्या गिवन है 2, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर और z, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 4 होता है, पता होगा आपको। ठीक है, एटलीस्ट 20 तक तो सभी को पता होनी चाहिए। तो बेरिलियम का 4, तो देखो 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4 आएगा, 4 से 4 कट गया, कितना आया 53 पिकोमीटर आ गया। और यही तुम्हारा किसका था हाइड्रोजन का था। यही बोला है कि किसका द रेडियस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिट इज सेम एज दैट ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के फर्स्ट की थी 53 और इनमें किसकी 53 आई, तो आपकी बेरिलियम 3+ की 53 आ गई, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बेरिलियम 3+ विल बी योर आंसर। आगे बढ़ समझ, तो इस टाइप के क्वेश्चंस इस पार्ट से पूछ लिए जाते हैं और सिंपल इस फॉर्मूले में बेस्ड होता है। यहाँ पर और किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो भी एक दो डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा आपको, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, आप लोग लिथियम 2+ और लिथियम 2+ इसका और इसका अपने आप निकाल के देख लेना। ठीक है, और कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसमें, रेशो वाले भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि बताओ रेशो बताओ, रेशो ऑफ फर्स्ट टू थर्ड ऑर्बिट। ठीक है, फर्स्ट चलो बोलते हैं इसको थोड़ा और अच्छा बनाते हैं, फर्स्ट ऑफ रेशो बताना है फर्स्ट ऑफ हाइड्रोजन का टू थर्ड ऑफ लिथियम La2+। ठीक है, आपको किसका बताना है हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का टू थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम का रेशो बताना है, रेडियस का, रेशो ऑफ रेडियस रेशो। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो फिर से वही, तो फर्स्ट का क्या होगा रेडियस हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का क्या होगा, बात समझ लो। तो क्या फॉर्मूला लगेगा ये वाला 53 n स्क्वायर क्या होगा, लिख देता हूँ चलो यहाँ पर n स्क्वायर बाय z डिवाइडेड बाय किसके साथ रेशो बताना है, रेशो ऑफ लिथियम 2+ के कौन सा ऑर्बिट का, थर्ड ऑर्बिट का, थर्ड 53 n स्क्वायर बाय z। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो 53 से 53 कट ही गया। ठीक है, n स्क्वायर फर्स्ट है तो 1 का स्क्वायर और z, हाइड्रोजन की z की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, n कौन सा बोल रहे हैं थर्ड, तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर और z, लिथियम के लिए एटॉमिक नंबर क्या होता है तो आप लोग को पता ही है कितना होता है 3 होता है, 3 होता है ना, तो कितना हो जाएगा भाई n स्क्वायर 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय एटॉमिक नंबर और दैट इज z, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम पता है आपको 3, तो 3 से 3 कट गया, तो रेशो क्या आ गया इसका 1:1/3 दैट इज 1:3। ठीक है, तो इस टाइप से आप ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हो बहुत इजीली। बस आपको बेसिक ये फॉर्मूला बताओ तो
इस टाइप का क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। रेशो बताओ, हाइड्रोजन होगा, लिथियम होगा, हीलियम हो सकता है, कुछ भी होगा, थर्ड की जगह फिफ्थ हो जाए, बात समझ रहे हो, फिफ्थ हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सिंपल, इसी लॉजिक का यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। एक और चीज, इसमें एक और क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभार। अगर रेडियस आपको पता है तो रेडियस देखो, उससे आप लोग जानते हो बीच में न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहे हैं, तो ये क्या बना रहे हैं, सर्कल बना रहे हैं। तो सर्कल का क्या निकाल सकता है, एरिया निकल सकता है, पाई आर स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस निकल सकता है 2 पाई आर, समझ लो ना, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर। तो कभी कभार क्वेश्चन एरिया निकालने के, सर्कमफ्रेंस निकालने के पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कि बताओ फर्स्ट ऑर्बिट का एरिया क्या होगा या फर्स्ट ऑर्बिट का सर्कमफ्रेंस क्या होगा। तो जैसे ही रेडियस निकालोगे इस फॉर्मूले में पुट करके रेडियस निकालो। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला आप लोग को पता होता है 2 पाई आर, वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हें सर्कमफ्रेंस पता चल जाएगा। एरिया का फॉर्मूला पता होता है, रेडियस पुट करोगे तो तुम्हें एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो एरिया, सर्कमफ्रेंस, इस टाइप के क्वेश्चंस भी इस पार्ट से पूछ लिए जाते हैं। पर सबका बेस क्या है, आपका रेडियस है। रेडियस जैसे निकलेगा बाकी सारे निकाला जाएगा। क्लियर? ओके, तो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द एनर्जी ऑफ, क्वेश्चन नंबर 8, द एनर्जी ऑफ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 8000 एंगस्ट्रॉम इज E1। तो लैम्डा दे रखी है 8000 और इसकी एनर्जी आपको E1, तो इसको भी हम लैम्डा 1 बोल देते हैं, एनर्जी E1 बोलिए तो। एंड एनर्जी ऑफ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 16000, लैम्डा है 16000, इसकी एनर्जी कितनी दे रखी है E2, तो इसको हम लैम्डा 2 बोल देते हैं। आपको बोला व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू, मतलब आपको E1 और E2 के बीच में रिलेशन बताना है। तो एकदम डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन, क्या फॉर्मुला लगेगा, E इज इक्वल टू लैम्डा के बेस टर्म्स में, तो एनर्जी का दोनों टर्म्स में फॉर्मुला होता है। फ्रीक्वेंसी के टर्म में क्या होता है, एच म्यू। ठीक है, फॉर्मुला लिख रहा हूं, ध्यान रखना आप लोग। E इज इक्वल टू पहला फॉर्मुला एच म्यू, और एक फॉर्मुला आप लोगों को पता होगा स्पीड ऑफ लाइट का। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, क्या होती है, C इज इक्वल टू म्यू इंटू लैम्डा, ये भी फॉर्मुला होता है। C इज द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स यहाँ से बनते हैं इन सब फॉर्मुलेज में, तो ध्यान रखना। क्या होती है इसकी वैल्यू, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। C is the speed of light, mu is the frequency and lambda is the wavelength. ठीक है, and E is the energy, और H is the Planck's constant, जिसकी वैल्यू क्या होती है लिख देते हैं, चलो 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, और mu is the frequency, सेम ही चीज है। तो इन दोनों का फॉर्मूला का यूज करके हम एनर्जी को वेवलेंथ की टर्म में ला सकते हैं। कैसे, तो जरा देखो, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है, फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हैं हम, C/λ लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हैं, C, लैम्डा को नीचे लियो, तो यहाँ लिख दो, तो इसमें क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू H, म्यू को क्या लिख सकते हो, C/λ, तो क्या बन जाएगा, C/λ। इस म्यू की जगह मैंने क्या लिख दिया, C/λ लिख दिया। H था, H को H ही रहने दिया, और म्यू को यहाँ से ये वाला म्यू लिया, C/λ, तो यहाँ पुट कर दिया C/λ, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, E इज इक्वल टू H/λ। तो ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ये सबको पता रहे तो काम बहुत आसानी से हो जाता है। जिसको नहीं पता वो यहाँ से नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 बेसिक फॉर्मूलाज हैं प्लैंक्स थ्योरी के, इनमें बेस्ड क्वेश्चन काफी बार बन जाते हैं। तो चलो डायरेक्ट इस फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। आपको E1 दे रखी है, मतलब लैम्डा 1 दे रखी है, तो निकालते हैं। सपोज E1 है कितना, E क्या होगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, Hc/λ1, और E2 क्या होगा, यहाँ कर देता हूँ उसको ताकि बार बार मिटाना ना पड़े। तो E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Hc/λ, और E2 क्या हो जाएगा आपका, Hc/λ हो जाएगा। तो E1 E2 है तो उसको λ1 λ2 बोल देते हैं, आई बात समझ में। तो Hc/λ क्या है, Hc रहने दो, और लैम्डा की वैल्यू क्या है, λ1 की वैल्यू 8000, और इसमें भी Hc रहने दो, λ2 की वैल्यू क्या है 16000। अब आपको रिलेशन बताना है, तो रिलेशन बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को डिवाइड ही करना पड़ेगा, तभी तो भाई एक के रिस्पेक्ट दूसरा आएगा, तो डिवाइड कर दिया इनको। तो जैसे हमने इसको डिवाइड करा, बात समझ आ रही है, तो इसको डिवाइड कर दिया, तो Hc से Hc कट जाएगा, 16000 ऊपर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 16000 भाई 1/8000 है, तो 8000 नीचे आ जाएगा, और ये बीच वाला डिवाइड है, ये हटा देते हैं, बीच में लगा देते हैं, आई बात समझ में। और ये 1/16000, तो 16000 ऊपर चला जाएगा, कितना आ गया 8000, ये कट गया, तो 8 2 जा 16, तो क्या वैल्यू आएगी, देखो जरा इसको सॉल्व करके यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो E1/E2 कितना आ गया, इज इक्वल टू 2 आ गया, इसको सॉल्व करने में 2 आया, तो E1 कितना आ गया आपका, ट्वाइस ऑफ E2 आ गया, तो E1 कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ E2, तो E1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ E2, सो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा।
आगे बस हमने E1 निकाला, Hc अपॉन लैम्डा वाला फॉर्मूला पुट करके, E2 निकाला, Hc अपॉन लैम्डा, दोनों को डिवाइड कर दिया। Hc से Hc कट जाएगा, दोनों में कांस्टेंट ही रहेगा। H की वैल्यू कांस्टेंट, C की वैल्यू कांस्टेंट, तो जो ऊपर होगी वही नीचे होगी। ये 8000 होगा, ये 1/16,000 होगा। अब 8000 1 अपॉन में, तो 8000 नीचे, यहाँ 1/16 है तो 16,000 ऊपर। तो इसको सॉल्व करा तो 2/1 दैट इज E1 बाई E2 कितना आ गया, 2 आ गया। तो E1 इज टू ट्वाइस ऑफ E2 आ गया। ठीक है, तो इस के अकॉर्डिंग हम इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। ध्यान रखना, इसमें हम न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं। बहुत सारे अभी लोग रिलेशन वाला था, ये 3 फॉर्मूले आप लोगों को अगर याद रहेंगे तो बहुत सारे आप न्यूमेरिकल्स यहाँ इसका यूज न्यूमेरिकल्स इन फॉर्मूले में डायरेक्टली पुट करके वैल्यूज आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूले ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज कॉरेस्पॉन्डिंग टू थर्ड लाइन ऑफ लेमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन टू दैट ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बार्नर सीरीज। ओके, सो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, पर इसके लिए तुम्हें एक पूरा एनर्जी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि आपको निकालनी क्या है, एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी कैसे आती है, E इज इक्वल टू, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, E इज इक्वल टू क्या होती है, h म्यू होता है। पीछे हमने प्लैंक्स की थ्योरी के बारे में बात करी थी प्रीवियस क्वेश्चन में। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी, E अपॉन h आएगी। ठीक है, h इज द कांस्टेंट। अगर तुम्हें एनर्जी पता चल जाए, तो h से प्लैंक्स कांस्टेंट से डिवाइड करोगे तो तुम्हें क्या पता चल जाएगी, फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी। तो बेसिक पहला टारगेट है हमारा कि एनर्जी क्या होगी, एनर्जी कैसे निकालते हैं वो मैं बताता हूँ। उसके बाद तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, आपको अगर एनर्जी पता है तो यू कैन कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी, यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट वेवलेंथ। वेवलेंथ कैसे करोगे, देखो E इज इक्वल टू Hc अपॉन लैम्डा होता है, तो लैम्डा को यहाँ लिया, लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Hc अपॉन E। एनर्जी पता चल गई, यहाँ सब्स्टिट्यूट करो तो तुम्हें लैम्डा पता चल जाएगा, यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुम्हें फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी। ठीक है, फॉर्मूले वही जो बेसिक मैंने पीछे बोले थे, E इज इक्वल टू h म्यू और E इज इक्वल टू Hc अपॉन लैम्डा। बस टारगेट ये है, एनर्जी कैसे पता चलेगी। ओके, तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एनर्जी का कॉन्सेप्ट देखते हैं। फिर से इसको भी हम बोलते हैं बोर्स एनर्जी। ठीक है, क्या बोल रहे हैं इसको हम, बोर्स एनर्जी। बात समझ आ गई, जैसे हमने बोर्स रेडियस करी थी, सिमिलर पैटर्न में हम बोर्स एनर्जी करें। तो इसकी एक जनरल वैल्यू होती है, एनर्जी आप लोग जानते हो, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो अभी पूरा डिटेल में तो नहीं जा रहा हूँ, डायरेक्टली मैं बताता हूँ तुम्हें। एनर्जी जब आप सॉल्व करो तो क्या वैल्यू आती है, 2 पाई। ठीक है, क्या वैल्यू आती है, 2 पाई स्क्वायर e की पावर 4m z स्क्वायर और k स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आती है आपकी एनर्जी की, 2 पाई स्क्वायर e की पावर 4 m z स्क्वायर k स्क्वायर n स्क्वायर h बाय n स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या क्या वैल्यू है, 2 is the constant, pi 4/22/7 constant, E is the charge on electron, m is the mass of electron। पता है आपको मास क्या होता है, चार्ज क्या होता है, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था। Z is the atomic number, K is the coulombic constant। इसको लिख देता हूँ मैं दूसरे मार्कर से, दूसरा मार्कर कहाँ पर है, ब्लू कलर का। K is the coulombic constant, जिसकी वैल्यू क्या होती है, डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ, 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम -2 कूलम्बिक कांस्टेंट, एंड h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। होते पहले लिखी थी 6.6 × 10 की पावर, पीछे लिखी थी 6.62 × 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। ठीक है, ये मैंने वैल्यूज लिख दी है आपके लिए, 6.6 × 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, और ये कूलम्बिक कांस्टेंट। तो अब करना क्या है, देखो इसमें कांस्टेंट क्या क्या है उनको, सपोज मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ इस फॉर्मूले को, E इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर e की पावर 4 m k स्क्वायर z स्क्वायर डिवाइड बाय, थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया मैंने, h स्क्वायर बाय n स्क्वायर। ये h है और ये क्या है, n है। ठीक है, h स्क्वायर बाय n स्क्वायर, इतना मैंने रीअरेंज कर दिया। अब देखो ये 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम रहता है, मास ऑन इलेक्ट्रॉन सेम रहता है, कूलम्बिक कांस्टेंट की वैल्यू पता है हमें, और h की वैल्यू पता है 6.6। तो मतलब ये वाला टर्म पूरा क्या है, एक कांस्टेंट ही है। मतलब तुम इसको एक बार, 2 बार, 10 बार सॉल्व करोगे तो वैल्यू तो सेम ही आनी है। एटॉमिक नंबर चेंज करेगा, हाइड्रोजन होगा तो 1 होगा, लिथियम 2+ होगा तो 3 होगा, हीलियम प्लस होगा तो 2 होगा। ठीक है, ये चेंज करेगा, और n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट, ये भी चेंज करेगा। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी की बात करोगे 1 आएगा, सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी की बात करोगे 2 आएगा। ठीक है, मतलब ये कांस्टेंट है। तो क्या करा हमने,
इस कांस्टेंट को एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू निकल के आती है E इज इक्वल टू -13.6, इसकी वैल्यू क्या है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, एंड n इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको बोलते हैं हम Z²/n²। सो ये हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है, या फिर इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पीछे भी लिख सकते हैं क्योंकि सेम यूनिट। तो E इज इक्वल टू कितना आ गया -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। तो इस पूरे की वैल्यू है -13.6, ध्यान रहेगा। तो आपको ये पूरा बड़ी वाली टर्म याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि काफी बड़ी है, मुश्किल है याद करना, केवल आप ये ध्यान रखो -13.6 Z²/n², ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और एनर्जी जनरली अगर हम ऐसा यूनिट जूल्स में बात करेंगे तो जूल्स में इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 1.6 × 10⁻19 कूलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऐसा यूनिट बन जाएगा। तो जब करते हैं तो हमारा क्या आता है, E इक्वल टू 2.18 × 10⁻18 Z²/n², और ये क्या बन जाता है, जूल बन जाते हैं। तो ये तुम्हारे पास जूल्स में आ गया। तो चाहे तुम ये बोलो चाहे तुम ये बोलो, दोनों में सही है। ये आपकी एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये वाली एनर्जी होती है जूल्स में। आई बात समझ में इतनी, ये वाली एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये वाली एनर्जी होगी जूल में। तो कोई सी भी बोल सकते हो, फर्स्ट भी बोल सकते हो, सेकंड भी बोल सकते हो, सेम टू सेम। अंतर क्या है, पहली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, दूसरी जूल्स में। -13.6 Z²/n² -2.18 10⁻18 Z²/n² जूल्स, ठीक है। तो एनर्जी हमारी आ गई। तो एनर्जी क्या है, फिर से कहता हूँ, एनर्जी इक्वल टू जो मेन है हमारे लिए कितनी, -13.6 Z²/n², और एक इसमें आई है आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आई है, ठीक है। एनर्जी आ गई -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेसिक एनर्जी आ गई है किसी भी इलेक्ट्रॉन की, जैसे सपोज फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कि कहीं पर भी घूम रहा है, जैसे न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में घूम रहा है, कहीं पर भी घूम रहा है, तो सेकंड ऑर्बिट डायरेक्टली ये पुट करेंगे। जैसे हाइड्रोजन की अगर हम बात कर रहे हैं तो पुट करेंगे, जैसे सपोज ये पुट करता है -13.6, हाइड्रोजन की जेड की वैल्यू क्या होती है 1², और कौन सा ऑर्बिट में निकालना है हमने, सेकंड ऑर्बिट, तो एन की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 2²। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारी एनर्जी निकल आ जाएगी, ठीक है। तो हम किसी भी ऑर्बिट के अंदर एनर्जी निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन की बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होता है, इसको हटाते हैं पहले। अब होता क्या, ये एक्चुअली बोर का एक पोस्टुलेट था कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूमता है तब तक उसकी एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। पर जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में आता है तो एनर्जी में क्या आता है, चेंजेस आते हैं, ठीक है, एनर्जी में चेंजेस आते हैं। तो अब वही बात कर रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, यहाँ मैं लिख रहा हूं, इफ इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम आउटर ऑर्बिट, या फिर इसको मैं हायर एनर्जी बोल देता हूं, हायर एनर्जी, जिसको मैं डिनोट करूंगा N2 से, ठीक है, ध्यान रखना, जिसको मैं डिनोट करूंगा N2 से, टू इनर ऑर्बिट, जिसको मैं बोलता हूं लोअर एनर्जी, और इसको मैं डिनोट करूंगा हमेशा N1 से, ठीक है। तब क्या होगा एनर्जी में, बात समझ आ गई। अगर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में आ रहे हैं, जैसे सपोज एग्जांपल है, न्यूक्लियस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये N की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी। तो इलेक्ट्रॉन सपोज 4 से आ रहा है, कहाँ पर 1 में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के यहाँ पर आ रहा है, तब एनर्जी में डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंज आएगा। तो जो एनर्जी में चेंज आएगा वही फिर से मैं निकालूंगा, उसको हम डेल्टा ई बोलूंगा, उसको क्या बोलूंगा, डेट इज डेल्टा ई, चेंज इन एनर्जी। जब वो इस लेवल से, तो ये देखो बाहर वाला लेवल है, डेट इज आउटर लेवल, इसलिए मैं इसको आउटर या फिर हायर एनर्जी, और ये 1 क्या है, इनर ऑर्बिट है, तो इसलिए हम इसको इनर ऑर्बिट या फिर लोअर एनर्जी वाला बोलते हैं। तो n यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो इसमें यहाँ पर n की वैल्यू है और यहाँ पर भी, तो इसको जो 4 है 4 को मैं बोलूंगा N2, और यहाँ पर जो 1 है इसको मैं बोलूंगा क्या, N1। तो जब हम फॉर्मूला पुट करेंगे, मैं फॉर्मूला निकाल रहा हूँ, डिराइव कर रहा हूँ, तो इसमें N2 और N1 की वैल्यू भी आएगी। तो N2 की वैल्यू हम 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे और N1 की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आया है। यही बात समझ। ओके, तो देखते हैं हम, देखो डेल्टा ई निकालोगे तो क्या आएगा, ई कहाँ से, 2 से किसमें आया है, फर्स्ट में आया, मतलब आउट, 2 का मतलब ये नहीं कि सेकंड ऑर्बिट, 2 का मतलब है जनरल, आउटर, 2 का मतलब जनरल है, ठीक है, एंड 2 का मतलब सेकंड ऑर्बिट नहीं है, 2 का मतलब है आउटर, और 1 का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट नहीं है, 1 का मतलब है इनर, वो कुछ भी हो सकता है इनर ऑर्बिट, ठीक है। ये कंफ्यूज मत करना कि 2 का मतलब सेकंड ऑर्बिट, 2 इज द, यहाँ लिखा हुआ है इसलिए लिख दिया आउटर ऑर्बिट, कोई सा भी हो सकता है, हायर एनर्जी वाला उसको हमने N2 बोला है, और इनर ऑर्बिट जो लोअर एनर्जी वाला होगा उसको हमने N1 बोला है। ओके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या होगी एनर्जी की,
जानते हैं वैल्यू एक ऑर्बिट के अंदर -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन, 2 स्क्वायर बोल देंगे क्योंकि हायर वाले की बात कर रहे हैं, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इनर वाले की बात कर रहे हैं, 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन 1 स्क्वायर। अब इनमें से कॉमन क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो पहले, -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन 2 स्क्वायर और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन 1 स्क्वायर। आई बात समझ में? तो देखो इसको मैं आगे लिख सकता हूँ, इसको पीछे लिख सकता हूँ, इसको आगे इसको पीछे लिख सकता हूँ ना, क्या हो जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन 1 स्क्वायर और इसको मैं पीछे लिख देता हूँ माइनस वाले को -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन 2 स्क्वायर। इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, तो 13.6 जेड स्क्वायर कॉमन है, तो कॉमन लेते हैं तो कितना आएगा 13.6 जेड स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन एन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन 2 स्क्वायर और यूनिट क्या होगी इसमें चली आ रही है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो दिस इज द चेंज इन एनर्जी, ये आपका चेंज इन एनर्जी होगा जब इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में जंप करेगा। व्हेन n2 इज द आउटर ऑर्बिट इट कैन बी 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है एंड n1 इज द इनर ऑर्बिट, ये भी कुछ भी हो सकता है, डेफिनेटली आउटर से कम ही होगा, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो ये नहीं कि सर आउटर 2 बोल रहे और इनर को 5 बोल रहे, इनर आउटर का मतलब तो आप समझते हो, ठीक है ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू होगी, सिमिलरली जूल्स में वैल्यू होगी, जूल्स में भी फॉर्मूला पूरा सेम, बस 13.6 की जगह क्या हो जाएगा जो मैंने पीछे बताया था 2.18 × 10⁻⁸ हो जाएगा। बाकी पूरा सेम टू सेम, बस 13.6 की जगह क्या हो जाएगा 2.18 10⁻⁻18 हो जाएगा और सेम टू सेम और किस में हो जाएगा वो जूल्स में हो जाएगा, ठीक है ओके। तो हमें इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, तो मैं इस फॉर्मूले को लिख देता हूँ आगे क्वेश्चंस के अंदर। तो मेरे पास फॉर्मूला आ गया डेल्टा ई का फॉर्मूला क्या है आपके पास 13.6 जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन 2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये हमारे पास क्या आ गया फॉर्मूला तैयार हो चुका है जो हम आगे यूज करेंगे। और ये बात समझ में, जूल्स में भी सेम टू सेम फॉर्मूला होगा, लिख देता हूँ चलो 2.18 × 10⁻⁻18 सेम टू सेम जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन 2 स्क्वायर और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह क्या हो जाएगा जूल हो जाएगा, बस इसकी जगह ये वैल्यू आ जाती है, ये पीछे मैं बता चुका हूँ कैसे आती है, ठीक है। तो चलो इसको हटा देता हूँ फिलहाल। अब आते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोल रहे हैं द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी कॉरेस्पॉन्डिंग टू थर्ड लाइन ऑफ डायमंड सीरीज ऑफ हाइड्रोजन फर्स्ट लाइन ऑफ टू द फर्स्ट लाइन ऑफ बारमूला सीरीज। तो यहाँ पर आपको सीरीज की बात करेगी, तो सीरीज भी थोड़ा समझा ही देता हूँ। सपोज देखो ध्यान से, ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है इसलिए मैं इसको n = 1 बोल रहा हूँ, ये आपका सेकंड ऑर्बिट है n = 2, ये थर्ड है 3 4 5 6 7 8 9 10 चलता रहा है, ठीक है। तो 5 ऑर्बिट मैंने बना दी। एक चीज नोट करने वाली है, देखो यहाँ पर एनर्जी का डिफरेंस जाता है, फिर एनर्जी का डिफरेंस कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर और कम और कम और कम, मतलब जितना हायर एनर्जी ऑर्बिट्स में जाते रहते हैं, हायर एनर्जी लेवल्स में जाते रहते हैं, एनर्जी का डिफरेंस क्या होता रहता है कम होता रहता है। तो 5-6 ऑर्बिट्स के बाद एनर्जी का जो डिफरेंस इतना कम हो जाता है कि तुम उसे नापना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसलिए हम जनरली 6-7 ऑर्बिट्स की ही बात करते हैं। इतनी बात समझ आ गई। तो हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन्स को सपोज लाओ, सपोज 2 से इलेक्ट्रॉन चला और कहाँ आके रुका, फर्स्ट में आके रुका, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। सिमिलरली पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है 3 से रुका, 3 से चला फर्स्ट में रुका, 4 से चला फर्स्ट में आया, ठीक है। मतलब सिंपल इन अदर वर्ड किसी भी हायर ऑर्बिट से आया और कहाँ आके रुका, फर्स्ट में आके रुका, ये हो सकता है। 2 से 3 से 4 5 6 सब नहीं बना रहा हूँ, 2 गेम बना दी। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हायर ऑर्बिटल से आया और कहाँ आके रुका, सेकंड में आके रुका, एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है हायर से आया और कहाँ रुका, थर्ड में रुका, आ रही बात समझ में। एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है फोर्थ में रुका, पॉसिबिलिटी ऑल्दो थोड़ी कम होते रहेंगी धीरे धीरे क्योंकि एनर्जी डिफरेंस कम होता रहेगा, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है 5 में आके रुका और एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है 6 में आके रुका, कहीं से भी गया आया और 6 में आके रुका, ठीक है। तो जनरल पॉसिबिलिटी है, जनरल 1 2 3 4 5 हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 तो अभी ज्यादा कुछ खास नहीं है क्योंकि बहुत कम देखने को मिलती है। और उसके बाद तुम बोलोगे सर ऐसे 7 भी होगा 8 भी होगा, हाँ होगा, पर
निकालना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम हो रहा है। ठीक है, तो जब कहीं भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आता है, फर्स्ट में आके रुकता है, इस सीरीज को हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। सेकंड में आगे रुकता है, इस सीरीज को बोलते हैं बाल्मर सीरीज। थर्ड में आगे रुकता है, इसको बोलते हैं पार्शियन सीरीज। फोर्थ में आगे रुकता है, इसको बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज। फिफ्थ में आगे रुकता है, इसको हम बोलते हैं फुंड सीरीज, या फिर कुछ लोग इसको पी फुंड बोलते हैं, या फुंड कुछ भी बोलो। और अगर हायर से चल के सिक्स में रुका है, इसको बोलते हैं हम्फ्री सीरीज। हम्फ्री, ठीक है, ये नहीं किसी किसी बुक्स में देखने को मिलेगी, किसी में नहीं देखने को मिलेगी। तो सिक्स में आगे रुकता है तो इसको कौन सी सीरीज बोलते हैं? हम्फ्री सीरीज। ऑल्दो हमारे लिए 5 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बात समझ में। कहीं से भी चलेगा, अगर फर्स्ट ऑर्बिट में आके रुकेगा तो हम इसको क्या बोलेंगे? लाइमन सीरीज। कहीं से भी चलेगा, सेकंड में आके रुकेगा तो इसको बोलेंगे बाल्मर सीरीज। कहीं से भी चल के थर्ड में आके रुकेगा तो इसको बोलेंगे पार्शियन। सिमिलरली फोर्थ में ब्रैकेट, फिफ्थ में फुंड एंड सिक्स्थ में आके रुकेगा तो इसको बोलेंगे हम्फ्री सीरीज। अब देखो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, लाइमन, बाल्मर, पार्शियन, ब्रैकेट, फुंड। ठीक है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये देखो यहाँ पर वैल्यूज ऑफ N1 एंड N2। ये पता है आपको क्या होता है? N2 इज आउटर और N1 इज इनर। थोड़ी देर पहले बात करी थी। तो देखो हर एक में, इसको थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ, चलो ऐसे रहने दो, N1 N2। तो N1 इज इनर, तो इनर तो फिक्स्ड है। जैसे लाइमन सीरीज की अगर आपने बात कर ली बाय द वे कि भाई कोई इलेक्ट्रॉन है फोर्थ ऑर्बिट से निकल के चल रहा है और वो लाइमन सीरीज का है, तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि अगर फोर्थ से चल रहा है लाइमन सीरीज का, मतलब वो कहाँ आके रुकने वाला है? फर्स्ट में आके रुकने वाला है। लाइमन सीरीज में हमेशा फर्स्ट में आके रुकते हैं। बात समझ रहे हो? मतलब लाइमन का N1 हमेशा इनर क्या होगा? फिक्स्ड होगा अपन। आई बात समझ में। और आउटर क्या हो सकता है? कहाँ से चल सकता है? 2 से चल सकता है, 3 से, 4 से, 5 से, कहीं से भी चल सकता है। तो आउटर क्या हो सकता है? 2, 3, 4 एंड सो ऑन। सिमिलरली बाल्मर का फिक्स्ड क्या है? कहीं से अगर मैं बोलता हूँ कोई इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट से चल रहा है, बाल्मर सीरीज का है, तो भाई फिफ्थ ऑर्बिट का अगर बाल्मर सीरीज का बोल रहा है तो फिक्स है, रुकना कहाँ पर उसने? सेकंड में रुकना है। आई बात सुन। तो इनर हमेशा क्या होगा? बाल्मर के लिए 2 होगा, और ये क्या होगा? 3 से, 4 से, 5 से, कहीं से। सिमिलरली पार्शियन में 3 होगा इनर, कहीं से भी चलेगा, थर्ड में रुकेगा तो उस सीरीज को पार्शियन, मतलब इनर अगर 3 है, 4, 5 एंड सो ऑन। कहीं से भी चल के अगर फोर्थ में रुकेगा, दैट इज फोर्थ में, तो ब्रैकेट बोलेंगे, बोलता हूँ सीरीज को। और क्या हो सकता है? आउटर क्या हो सकता है? 5 से आके 4 में आ सकता है, 6 से 4 में आ सकता है। और अगर सिमिलरली कहीं से भी चल के अगर वो बाय द वे फिफ्थ में रुकेगा, मतलब 6 से आया, 7 से आया, कहाँ रुका? फिफ्थ में रुका एंड सो ऑन, तो उस सीरीज को हम बोलते हैं फुंड सीरीज। आई बात समझ। सिमिलरली हम्फ्री भी लिख सकते हो, यहाँ पर जगह नहीं है तो मैंने लिखा नहीं। फाइनल क्या होगा? हमेशा 6 होगा, और इनिशियल कहाँ से चलेगा? वो 7 से, 8 से, कहीं से भी चल के अगर 6 में रुकेगा तो उस सीरीज को हम बोलते हैं हम्फ्री सीरीज। ठीक है, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि लाइमन सीरीज का हमेशा जो N1 होगा, इनर ऑर्बिट हमेशा 1 होगा। बाल्मर सीरीज के लिए हमेशा 2 होता है। इनर ऑर्बिट पार्शियन के लिए हमेशा 3 होता है। तो ये जैसे क्वेश्चन में गिवन होता है कि भाई लाइमन सीरीज की बात कर रहे हैं, तो हमें पता हो जाना चाहिए कि जो Ni है, मतलब N1 है, जो इनर ऑर्बिट है, वो हमेशा, मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप करेगा, आएगा कहाँ? हमेशा फर्स्ट में आएगा। बाल्मर की बात करेंगे, हमेशा कहाँ पर आएगा? सेकंड में आएगा। ये क्वेश्चन में गिवन होगा कि कौन से ऑर्बिट से जंप कर रहा है, या फिर कोई दूसरे टर्म्स में गिवन होगा, वो अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, एक चीज और कभी कभी तो पूछ लिया जाता है कि बताओ इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं थर्ड ऑर्बिट से बाल्मर सीरीज के लिए, तो बताओ N2 क्या होगा? N2 होगा 3, और बाल्मर सीरीज बोलिए, बाल्मर सीरीज N1 क्या होगा? N1 क्या होगा? 2 होगा। कभी कभी पूछा जाता है कि लाइन्स के लिए, तो देखो अगर हमें बात करने की फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन कौन सी, तो हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ चलो। तो देखो फर्स्ट लाइन लाइमन की क्या होगी? 2 से 1, दिस इज द फर्स्ट लाइन। 3 से 1, दिस इज द सेकंड लाइन। 4 से 1, दिस इज योर थर्ड लाइन। ये थर्ड लाइन है आपकी। बात समझ लो, मतलब अगर तुमसे बोलेगा कि फोर्थ लाइन के लिए बताओ, तो फोर्थ लाइन के लिए N2 की वैल्यू क्या होगी? 4, और N1 की वैल्यू तो फिक्स्ड ही होगी। दिस इज क्वेश्चन में बोल रहा है, देखो थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज बोला है, तो आपको अंडरस्टूड है। लाइमन बोला है तो ये तो पता है कि N1 की वैल्यू तो 1 होगी। थर्ड लाइन बोला तो N2 की वैल्यू क्या होगी? तो N2 के लिए थर्ड लाइन है तो एक जादी कर दो, मतलब ये दिस इज द फर्स्ट लाइन। 2 से 1 में आया तो फर्स्ट, 3 से 1 में आया तो सेकंड, और 4 से अगर 1 में आया तो इसी को बोलते हैं थर्ड लाइन। तो ये आपकी थर्ड होगी, तो मतलब यहाँ N2 की वैल्यू क्या होगी? इसके लिए 4 होगी। आई बात समझ में। सिमिलरली आपको बोला है कि फर्स्ट लाइन बाल्मर बताओ, तो फर्स्ट लाइन बाल्मर क्या होगी? ये होगी फर्स्ट लाइन।
और बालमर है, बालमर के लिए n1 की वैल्यू तो फिक्स है, n1 की वैल्यू क्या होती है 2 और n2 की वैल्यू क्या होगी, तो फर्स्ट लाइन बोल दी है, फर्स्ट लाइन बोला तो मतलब क्या होगा 3 से 2 में है, तो n1 की वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, सॉरी n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके लिए 3 हो जाएगी। आई बात समझ में? लाइन के कॉरेस्पॉन्डिंग भी हम लोग बता सकते हैं कि फाइनल वैल्यू क्या होगी, इनिशियल मतलब जो सॉरी फाइनल वैल्यू हमें पता होती है, इनिशियल वैल्यू क्या होगी ये हम लाइन के थ्रू बता सकते हैं। अगर थर्ड लाइन बोला है इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली 4 से चला होगा, क्योंकि देखो दिस इज फर्स्ट, 3 से 1 इज सेकंड एंड 4 से 1 इज थर्ड, एक ज्यादा करके लिख लो डायरेक्टली, अगर डायरेक्ट लिखना है तो। थर्ड लाइन बोला तो 4 हो जाएगा, फोर्थ लाइन बोला तो फिफ्थ से आ जाएगा 11 के लिए, ठीक है। इसी का कॉन्सेप्ट यूज करके आप बालमर पार्शियल ब्रैकेट वगैरह इन सबका ये सेम लॉजिक लगा के निकाल सकते हो कि कौन सी लाइन की बात कर रहा है। क्लियर? तो इतना समझ आ गया सबको। अब आता है क्वेश्चन में, ठीक है, तो ये नोट कर लेना बाद में। नाउ क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी बतानी, तो पहले एनर्जी बता देते। एनर्जी क्या होगी? एनर्जी में बताता हूँ पहले किसकी, हाइड्रोजन की। तो डेल्टा ई क्या होती है इधर देखो, 13.6 जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यूनिट नहीं लिख रहा हूँ फिलहाल। हाइड्रोजन के लिए जेड क्या होता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर। तो n1 क्या होगा, लेमन सीरीज की बात चल रही है, थर्ड लाइन ऑफ लेमन सीरीज, तो लेमन के लिए n1 1 ही होता है, इसे डिस्कस कर चुके हैं। और थर्ड लाइन है तो इनटू क्या होगा, एक ज्यादा, दैट इज 4, समझ रहे हो? तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, 13.6 4 4 16 और ये 15/16 आ जाएगा, ठीक है। इसको एलसीएम लेके हमने सॉल्व कर लिया। सिमिलरली सेकंड क्या है, हाइड्रोजन, फर्स्ट लाइन ऑफ बालमर सीरीज ऑफ Li2+। अब निकालते हैं अगर हम Li2+ के लिए डेल्टा ई, क्या होगा 13.6 जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर 13.6 जेड। लिथियम के लिए जेड की वैल्यू क्या होती है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम थर्ड है, तो समझ लो एटॉमिक नंबर 3 होगा, तो 3 का स्क्वायर। और n1 क्या होता है, कौन सी सीरीज बोल रही है आपको, बालमर सीरीज बोला गया है। बालमर सीरीज में पता है तुम्हें n1 क्या होगा 2 ही होगा। और n2 क्या होगा, n2 के लिए आपको गिवन है, फर्स्ट लाइन बोला है, फर्स्ट लाइन मतलब 3 से 2, मतलब n2 क्या होगा आपका 3 होगा। आया समझ? ओके, तो 13.6 ये हो गया 9, इसको सॉल्व करो, 3 जा 9 2 जा 4 9 4 जा 36 और यहाँ आ जाएगा 9 माइनस 4 दैट इज 5, ठीक है भाई। एलसीएम लेके सॉल्व करना तो आई थिंक सभी जानते होंगे, 1/4 1/9 एलसीएम ले लिया, सॉल्व कर लिया। तो इसको सॉल्व करते हैं, 9 4 जो हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 13.6 इंटू 5/4। तो ये आपके ये फर्स्ट आ गया आपके पास, ये सेकंड आ गया, ये बात समझ आ गई। तो एनर्जी हाइड्रोजन की भी पता चलेगी मुझे, लिथियम की भी पता चलेगी, पर मुझे निकालनी क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला जानते हो तुम, E = क्या होता है, h म्यू होता है। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकल सकती है, फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, h नीचे आ जाएगा तो E/h करके फ्रीक्वेंसी आएगी। आइए तो इसको मिटा देता हूँ सपोज, तो फ्रीक्वेंसी निकालो, फ्रीक्वेंसी हाइड्रोजन की निकालो, क्या आएगा E/h। तो एनर्जी क्या है हाइड्रोजन की, ये निकाली भी थी तुमने, 13.6 15/16 डिवाइड बाई h, ठीक है। अभी इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ अंदर, क्योंकि मुझे पता है कहीं पर भी रेशियो अगर बोला जाता है तो तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। रेशियो में हमेशा लास्ट स्टेप में सॉल्व किया करो, क्योंकि बहुत सारी चीजें कट जाती हैं, ठीक है। हमने देखा था इस वाले क्वेश्चन में, इसमें भी देखा था आपने, कट गया था, ठीक है। तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती जब भी आपको रेशियो या रिलेशन निकालना होता है। फ्रीक्वेंसी निकालते हैं Li2+ की, सेम फॉर्मूला E/h। तो क्या होगा, E 13.6 कितनी है इसकी एनर्जी लिथियम वाले की, 5/4 और डिवाइड बाई h, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, हमने निकल चुके हैं। और आपसे बोल रहे हैं इनका रेशियो निकालो, तो रेशियो निकाल दो VH बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ लिथियम 2+, इसके लिए पुट करो 13.6 15/16 डिवाइड बाई h, और ये बड़ा वाला h, ठीक है, कितना हो जाएगा 13.6 5/4 और ये h, ये मेन डिवाइड वाला है। देखो h से h कट गया, 13.6 कट गया, क्या बचा, यहाँ बचा 15/16 है, मतलब नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है, ये मेन डिवाइड है, ये मेन डिवाइड चल रहा है आपका 5/4, 4 मतलब ऊपर चला जाएगा, 5 3 जा 4 4 जा, तो कितना आ गया 3/4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दिख रहा है ऑप्शन 3/4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को करता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन तो सिंपल है पर कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। और इसके अंदर मैंने तुम्हें एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी सिखा दिया, लेमन बार्बर सीरीज का कॉन्सेप्ट भी सिखा दिया, फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट भी सिखा दिया, तो इसलिए ध्यान रखना है आपको। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन है आपके पास आज की क्लास का फर्स्ट पार्ट का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। बोल रहा है आपको व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस obtained when an excited electron of hydrogen atoms in n equals to 5 drops to ground state। मतलब n equals to 5 से कहाँ आ रहा है, ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। ग्राउंड स्टेट मतलब n equals to 1, ठीक है। जब 5 फिफ्थ ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है तब बताना है कितनी मैक्सिमम एमिशन लाइन पॉसिबल है। तो एमिशन लाइंस के लिए इस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान रखना है एमिशन लाइंस, मैक्सिमम एमिशन लाइन कितनी पॉसिबल है उसके लिए फॉर्मूला होता है मैक्सिमम एमिशन लाइंस के लिए क्या फॉर्मूला होता है, n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूले का ध्यान रखोगे तो बहुत इजीली क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। कहीं से भी कहीं पर भी जाता है, फिफ्थ से 1 बोलो, थर्ड से 2 बोलो, कहीं से भी जाएगा, 7 से 2 बोल दो, ये फॉर्मूला पुट करो डायरेक्टली तुम्हारी मैक्सिमम एमिशन लाइन पॉसिबल वाला फॉर्मूला निकल जाएगा। कितनी वेवलेंथ पॉसिबल है, कितनी एमिशन लाइन पॉसिबल है, अलग अलग टाइप से क्वेश्चन बनता है। तो क्या बनेगा जरा देखो, n2 की वैल्यू क्या होगी, n2 और n1 पहले बताया था मैंने, n2 इज द आउटर ऑर्बिट या हायर, n1 इज द लोअर। तो हायर या आउटर कौन सा होगा, 5 होगा डेफिनेटली। लोअर कौन सा बोला है, ग्राउंड मतलब 1। ये क्या होगा, n2 5 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 1 4, 4 प्लस 1 5, 2। तो कितना हो गया 20/2, तो 2 10 जा, तो आपका आंसर हो जाएगा 10, ठीक है। तो इस तरीके से काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले नोट कर सकते हैं आप लोग। इस तरीके से आप इन फॉर्मुलेस का यूज करके क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए पार्ट 1 के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।